Hello everyone. Today's topic now कैपिटल वर्स्टिंग्स। कैपिटल वर्स्टिंग्स में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं ARR मेथड। यानी कि ARR मेथड क्या होता है? इट मीन्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है। इसको जनरली हम डिफाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम करने जा रहे हैं वो किसका पार्ट है? कैपिटल वर्स्टिंग का एक मेथड है। तो सबसे पहले तो हमें यही क्लियर होनी चाहिए कि कैपिटल वर्स्टिंग्स क्या है। जब तक हमें ये बात क्लियर नहीं होगी कि कैपिटल वर्स्टिंग्स क्या है, हम उसके मेथड के बारे में कैसे हम क्लियर कर सकते हैं कि इसके मेथड क्या है ना। तो उससे पहले हम एक बार क्लियर कर लेते हैं कि कैपिटल वर्स्टिंग्स होती क्या है। ये जनरली आपकी लॉन्ग टर्म डिसीजन से रिलेटेड होती है। जो भी आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हो वो आप कैपिटल वर्स्टिंग्स में लेते हो। इसमें आप हम एक डेफिनेशन के जरिए समझ सकते हैं। द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ ए फर्म्स आर जनरली नोन एज द कैपिटल वर्स्टिंग डिसीजन। यानी कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेते हो अपनी फर्म में, ठीक है, वो सारे ही क्या होते हैं, आपके पास कैपिटल वर्स्टिंग डिसीजंस होते हैं। ठीक है, जिसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं, जहाँ से हमें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया कि एक बिजनेसमैन है उसके पास ना मोर एंड मोर मनी है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं उसके पास। अब उसकी दिमाग है भाई, उसमें क्या आएगा कि भाई जो पैसे हैं उसको कहीं ना कहीं बाहर किसी जगह इन्वेस्ट किया जाए। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि यानी कि वो प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करे, प्रोजेक्ट बी में करे, सी में, डी में या ई, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में यानी कि उसको पैसों को इन्वेस्ट करना है। तो उससे रिलेटेड उसको जो भी डिसीजंस लेना है वो सारा क्या होता है आपके पास कैपिटल वर्स्टिंग्स का में आता है। इट मीन्स हमने इससे क्या क्लियर किया? कैपिटल इन्वेस्टिंग में हमने ये क्लियर किया कि हमें कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को करना है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उससे रिलेटेड कोई भी हमें डिसीजंस लेने हैं वो सारे ही हमारे पास किस में आते हैं? कैपिटल वर्स्टिंग्स में आते हैं। अब जनरली हम इसकी टेक्निक्स यानी कि मेथड पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं, यानी कि इसके मेथड क्या हैं कैपिटल वर्स्टिंग्स के। तो इसके हमने दो पार्ट से हमने डिवाइड कर रखे हैं। एक हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कर रखे हैं, एक कैश फ्लो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कर रखे हैं। आज जो हम केवल डिस्कस करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, जिसमें ओनली वन पार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे ARR मेथड। तो जनरली हम समझ लेते हैं कि ARR मेथड क्या होता है। ARR मेथड जो है उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के मेथड के नाम से जानते हैं, या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हमें क्या क्लियर हो रहा है? दिस मेथड इज टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द अर्निंग्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स द होल लाइफ। इस मेथड से हमें ये क्लियर होता है कि हमने अगर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे अपने इन्वेस्ट करे हैं तो उस जगह से यानी कि उस प्रोजेक्ट से आपको पूरी होल लाइफ में, उस प्रोजेक्ट की होल लाइफ में आपको कितनी अर्निंग्स हो रही है, कितने प्रॉफिट्स आपको मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ हमें किससे पता चलती है? ARR मेथड से। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट में हमने अगर पैसे इन्वेस्ट किए, वहाँ से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट के बारे में हमें जो भी पता चलता है कि होल लाइफ में कितना होगा, वो हमें इस मेथड के ज़रिए हमें पता चल पाता है ARR के जरिए। इस आइए हम इसको एक फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला जनरली बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही मतलब बड़ा ही क्लियर फॉर्मूला है, अच्छा है। ठीक है, उसमें आपको क्या बोल लिखा है? ARR मेथड का फॉर्मूला होता है बस एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस में अगर 100 आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पास बात हो रही है परसेंटेज की। किसकी बात हो रही है? आपकी परसेंटेज की, यानी कि परसेंटेज में आंसर आएगा। क्लियर है? एवरेज जिसके साथ आ जाते हैं उसका मतलब आप ये समझ लो कि भाई 3 साल का है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 साल का है तो 4 से डिवाइड कर दो।
आपको पहले प्रॉफिट में दे रखा है ना एवरेज एनुअल प्रॉफिट। इसका मतलब ये है आपके पास जितने भी साल के आपके प्रॉफिट दे रखे हैं उनमें से टैक्स और डेप्रिसिएशन को घटा दो, जितने साल के प्रॉफिट्स हैं उन सबको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो वो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि हमने क्लियर कर लिया टोटल ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इन ऑल ईयर अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ये हमें बात ध्यान रखनी है कि भाई आफ्टर आता है टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशंस। इसका मतलब हमेशा क्लियर करना कि डेप्रिसिएशंस और जो टैक्स है उसको हमेशा हम प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमें क्या होनी चाहिए भाई, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम पास नीचे जो डिनोमिनेटर था उसमें हम पास आया था एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमें क्लियर होनी चाहिए कि एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, अब इसमें भी हमें एक बात क्लियर हुई कि जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है एवरेज वर्ड आ रहा है, यानी कि जितनी चीज़ होंगी उतनी से हम डिवाइड करेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं एक्चुअली, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितने आपने पैसे लगाए, अब प्लस में सेलवेज वैल्यू अपॉन में 2। ठीक है, तो वो आपका इसके निकल जाएगी एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर हम इसको और एक तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल गिवन है, अगर आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल गिवन है, जहाँ पर भी एडिशनल वर्किंग कैपिटल आ जाए वहाँ पे वही कंडीशन आपको पहले तो अप्लाई करनी है, क्या, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस में सेलवेज वैल्यू डिवाइड बाय 2, प्लस में आप लगाओगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल। व्हेन जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तभी आप इस कंडीशंस को अप्लाई करोगे। ठीक है, आई होप इट इज़ टू क्लियर डेट ऑल। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं एडवांटेज, यानी कि इस मेथड के क्या एडवांटेज हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वन इज एडवांटेज इज इट इज़ द वेरी सिंपल एंड ईजी टू कैलकुलेट। हमने देखा ना इसको कैलकुलेट करना और जो इसके मेथड होते हैं उनके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। सेकंड पॉइंट इज इट इज़ यूज द एंटायर द प्रॉफिट अर्न द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन द कैलकुलेटिंग द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। जनरली हमने इसकी मीनिंग में ही हमने डिस्कस किया है कि ARR जो होता है, हमने किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसकी होल लाइफ में, यानी कि पूरी की पूरी लाइफ में कितने आपको रिटर्न्स हो रही है, कितने आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो वही आपके पास के बारे में नॉलेज होती है। ठीक है, तो वो इसकी एक क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, दूसरी हम इस पे जो बात कर लें वो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हम इसमें जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स, यानी कि ARR फॉर्मूला इज हेल्पफुल इन द डिटरमाइनिंग द अनल परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट। देखो ये आपको ये भी बताता है कि अनल यानी कि परसेंट यानी सालाना आपको किस रेट से इस प्रोजेक्ट के में अर्निंग्स हो रही है, इस सब के बारे में डिटरमाइन करना आपको ही मतलब बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, ये थे इसके एडवांटेज। ऐसे ही इसके कुछ आपके डिसएडवांटेज हैं, उस डिसएडवांटेज भी हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसका जो फर्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज है वो है इट इज़ यूज टू द अकाउंटिंग इनकम रेदर देन कैश फ्लो। ठीक है, इसमें यानी कि हम ओनली किस पे ध्यान देते हैं, इनकम्स पे देते हैं भाई, कैश फ्लो को तो हम इसमें ध्यान ही नहीं देते। हम ये देखते हैं कि होल लाइफ में उससे कितना अर्निंग्स हो रही है, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं, बट हम कैश फ्लो पे ध्यान नहीं देते। ये इसका क्या है, एक डिमेरिट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका जो दे रखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ कंसीडर। इसमें ओनली हम टाइम वैल्यू जो मनी होती है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। इसका मतलब ये है कि भविष्य में अगर आपके पास जो मनी है वो इंक्रीज़ हो रही है, इनकी बढ़ रही है, तो उस चीज़ को हम इसमें मतलब उसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करते हैं। ये भी इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ डिफ़िकल्ट टू द फिक्स प्री डिटरमाइंड रेट। हमें डिफ़िकल्ट होता है जो भी हमने रेट यानी कि फिक्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना। ये भी इसका एक क्या है, डिसएडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट इज साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट इनटू द कंसीडर। इसका ये मेन हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि मान लो आप छोटे टाइप की अपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या बड़े टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, वो उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, सबको एक जैसे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है,
तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज भी हम मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए इसका हम क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ से हमें ज़्यादा बेटर तरीके से इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन से हमें इस पूरे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस ही क्लियर हो जाएंगे अगर हम इसको क्लियरली करते हैं। तो बोल रहे हमसे, आनंद लिमिटेड इज कंसिडरिंग द टू प्रोजेक्ट आउट ऑफ विच ओनली वन इज टू बी द सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन, इवेल्यूएट द प्रोजेक्ट एज द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। यानी कि एक आनंद लिमिटेड है जिसने दो प्रोजेक्ट को कंसिडर किए हैं, उनमें से उसे केवल एक ही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब वो उसको केवल एक ही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये चीज़ क्या होनी चाहिए भाई, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, उसको क्लियर करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट उसको एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, वो आपको बताना है। लेकिन किस मेथड के जरिए बताना है आपको, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई वो 3 लाख रुपीज़, एंड प्रोजेक्ट बी में 4 लाख रुपीज़। एक्सपेक्टेड लाइफ पे जो एक ही है आपके पास, प्रोजेक्ट की 3 ईयर्स है और उसकी कितनी देर की, 4 ईयर देर की है। एंड आपके पास जो आगे सेल्वेज वैल्यू इसकी दे रखी है वो 20 लाख है, और इसकी कितनी दे रखी है आपको, 20,000 इसकी दे रखी है आपको 40,000। ठीक है, और आपको इसी के कुछ नेट प्रॉफिट्स भी आपको गिवन्स हैं। वो नेट प्रॉफिट्स आपको गिवन है, उसको दे रखा है आपके प्रोजेक्ट ए में है। 2018 में आपको जो हुए वो 2 लाख रुपीज़ हुए, 2019 में 1,40,000, 2020 में 84,000। अभी 3 साल के थे इसमें, तो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट बी था वो हमारे पास 4 ईयर के लिए था, तो उसमें 4 साल के आपको प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर यानी कि आपको 3 लाख रुपीज़, सेकेंड ईयर 2 लाख रुपीज़, थर्ड ईयर 1 लाख रुपीज़, एंड फोर्थ ईयर 68,000। ठीक है, अब ये सारी कंडीशंस हमें गिवन है। एक्चुअली अब हमें क्या क्लियर करना है, हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए मोर बेटर है और हम किसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करने से पहले भाई हमें ARR मेथड के अकॉर्डिंग करना है, हमें पहले फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। पता है ना हमने क्या किया था, एवरेज अनल अर्निंग्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज अनल अर्निंग प्रॉफिट से हमें क्या क्लियर हो रहा है, एवरेज है भाई, 2-3 साल का एवरेज है। प्रोजेक्ट ए की मान लो हम बात करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ए में कितने साल के प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं भाई। जो प्रोजेक्ट ए में हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, 3 ईयर के प्रॉफिट हमें गिवन थे 2018 में, 2019 में और 20 में। तो वो आपको गिवन, उनको सबको आप ऐड कर लो। एवरेज है ना, एवरेज मतलब ऐड कर लो और 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन डिवाइड कब करोगे, उसमें से पहले डेप्रिसिएशन को आप लेस कर दो। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालना हमारे लिए बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, वो कैसे होता है सिंपल, हमारे पास अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट दे रखी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको गिवन है, तो उस इन्वेस्टमेंट यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी थी 3 लाख रुपीज़ इस प्रोजेक्ट में, सेल बेस वैल्यू थी आपके पास 2 लाख रुपीज़। 3 लाख में से आपने 20,000 माइनस कर दिया, आपके पास बचेगी 2,80,000। ठीक है, अब जो आपके पास डेप्रिसिएशन आया उसको आप क्या कर दो, लेस कर दो। किसमें, तो आपके पास कितना आएगा, 1,44,000, यानी कि आपको टोटल अर्निंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन मिल गया। ठीक है, टैक्स की तो इस क्वेश्चन में बात ही नहीं हुई। कितने साल के प्रॉफिट थे ये, 3 ईयर्स के थे, तो 3 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। डेट मीन्स आपको जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आपको मिला आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 48,000। ठीक है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट यानी कि ऊपर की कंडीशंस तो मिल गया, अब हमें नीचे की कंडीशन चाहिए। वो हमारे पास क्या होती है भाई, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना होता है, जिसका हमने फॉर्मूला भी सीखा था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस में सेल बेस वैल्यू डिवाइड बाय 2। इसमें जो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है वो 3 लाख रुपीज़ थी, और इसमें सेल बेस वैल्यू आपको 20,000 थी। 3 लाख प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2, डेट मीन्स आपके पास जो कंडीशन निकल गया है 1,60,000। ठीक है, अब आपको ARR प्रोजेक्ट निकालना था, आपने फॉर्मूला लगा दो, क्या, नेट प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, वो आपको 48,000 निकला था, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 1,63 इंटू में 100 आपने निकाला, कितना निकला, 30%। ठीक है, यानी कि अब हमें ये तो क्लियर हो कि प्रोजेक्ट ए से जो हमें अर्निंग मिलती है वो 30% होती है। ठीक है, अब हमें करना है प्रोजेक्ट बी से।
ठीक है। तो प्रोजेक्ट बी की हम बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट बी में हम देखते हैं पहले वही हमें निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो उसके लिए हमें क्या क्लियर होना चाहिए भाई, कितने साल के प्रॉफिट गिवन है। इसमें हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, चारों को हमने ऐड किया। माइनस में हम क्या करते हैं, इनकी लेस जो हम करते हैं वो करते हैं भाई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन निकालें हम, कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट माइनस में सेल्वेज वैल्यू। इस केस में हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी प्रोजेक्ट बी में, 4 लाख रुपीज़, एंड सेल्वेज वैल्यू कितनी थी आपकी 40,000, आपने माइनस किया 3,16,000। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, अब लेस कर दिया। लेस करने पास कितना आ जाएगा भाई, 3 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हमें ये क्या मिल गया कि आपस 3,08,000 जो रुपीज़ आए, 3,08,000 जो आपके पास रुपया आए वो क्या आ गया। ठीक है, यानी टोटल प्रॉफिट मिल गई। अब वो कितने साल के थे, 4 के, हमने 4 से क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। डेट मीन्स हमारे पास जो कंडीशंस आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 77,000। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम एवरेज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बी की कैसे निकालें। सेम वही, क्या इनिशियल जितनी आपने लगा रखी है प्लस में सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई 2। इसमें हमने 4 लाख रुपीज़ लगाए थे, इसकी सेल्वेज वैल्यू 40,000 है, डिवाइड बाई 2, 4,40,000 डिवाइड बाई 2, आपका निकलेगा 2,20,000। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारे पास निकल के आ गई, हमारे पास एवरेज भी मिल गया, हमारे पास दोनों कंडीशन मिल गई, यानी कि एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया हमारे पास। तो अब हम एक्चुअली क्या कर दें, हम कैलकुलेट कर दें कि हमारे पास परसेंटेज में जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट, हमने फॉर्मूला लगाया ARR का, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, जो आपके पास प्रोजेक्ट भी में आया 77,000 डिवाइड बाय आपने किया 2,20,000, यानी कि एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू में 100। ठीक है, हमने ये कंडीशंस निकाली, तो दोनों जो प्रोजेक्ट में हमारे पास, इसमें जो बी प्रोजेक्ट में आई वो 35 आई। यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो प्रोजेक्ट बी है वो हमारे लिए मोर बेटर है। तो हम कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्लियर होगी कि इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है वो ज़्यादा ही बेटर मिलती है। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।